Hello students, I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, you are attending online classes of BA Honours Part 2 Geography and we are doing the fifth paper, Political Geography. Today's topic is Geopolitical Dimensions of Environment, पर्यावरण की भू राजनीति. स्टूडेंट्स, पिछले 3 लेक्चर से हम पर्यावरण की भू राजनीति कर रहे हैं और आज ये उसी लेक्चर का एक्सटेंशन है जिसमें हम क्योटो प्रोटोकॉल एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड कर रहे हैं, यानी क्योटो प्रोटोकॉल और हरित जलवायु कोष. ये सभी यूएन यूनाइटेड नेशंस के एफर्ट्स हैं, संयुक्त राष्ट्र के एफर्ट्स हैं जो कि हमारी पृथ्वी को हमारी पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए हैं. तो हमने स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में 1972 के समिट के बारे में, फिर 1992 के समिट के बारे में और फिर 2002 की अर्थ समिट के बारे में पढ़ा. और आज हम कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स या कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि पूरे विश्व ने जिसके ऊपर सहमति जताई है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कि किस प्रकार से सभी देशों या राज्यों को बिहेव करना चाहिए या किस प्रकार से हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए कौन से प्रयास करने चाहिए. तो क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ. ये एक संयुक्त सम्मेलन था जो 11 दिसंबर 1997 को ऑर्गेनाइज किया गया. द क्योटो प्रोटोकॉल टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इसमें 159 देशों ने आम सहमति पे हस्ताक्षर किए. इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है. इस सम्मेलन में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी 6 गैसों में कटौती किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया. 1997 तक पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैसेस काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी. ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन्स और कुछ अन्य नाइट्रेट की और सल्फर की गैसेस. ये गैसें पूरे वायुमंडल के क्लाइमेट, पूरे पृथ्वी के क्लाइमेट में एक बदलाव लाने के लिए काफी थी, क्योंकि इन गैसों से पूरे पर्यावरण अधिक गर्म हो रहा था. इसके गर्म होने के कारण हमारे पृथ्वी के तापमान में असंतुलन पैदा होने की स्थिति आ गई थी और आ रही है आज तक भी. इसके कारण जब वायुमंडल गर्म होगा तब हमारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे, उससे समुद्रों का जो जल स्तर है वो ज्यादा होगा और इसके कारण बहुत से जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी बहुत से जो कोस्टल एरियाज यानी तटीय क्षेत्र वो जलमग्न हो जाएंगे. तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बात रखी कि ये 6 जो गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव को ज्यादा बढ़ा रही हैं, या फिर साधारण भाषा में यदि हम कहें ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं, इन 6 गैसों में सारे विश्व को या सारे विश्व के देशों को कटौती करनी चाहिए. ये गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड. क्योटो प्रोटोकॉल में इन गैसों के उत्सर्जन के स्तर को 2012 तक 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और उन्होंने 15 साल का टारगेट रखा कि वर्ष 2012 तक हम इन गैसों को 1990 के स्तर पर ले आएंगे, क्योंकि प्रति वर्ष ये गैसें हर साल बढ़ रही हैं. 1990 में ये कम थी, 1997 में ये ज्यादा थी और आगे भी इनके वायुमंडल में अधिक बढ़ने की उम्मीद थी. तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये डिसाइड हुआ कि 2012 तक इन गैसों को 1990 के स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह संधि 2006 में रूस द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत प्रभावी हुई. 1997 में रूस ने कोल्ड वॉर के चलते इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे. 2006 में ही उन्होंने इस संधि के साथ एक सहमति बनाई और उसके बाद ये प्रभावी हुई. इस संधि ने निम्नलिखित तथ्यों को मान्यता दी. पहला तथ्य, विकासशील देशों से ज्यादा विकसित देश हरित गैसों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि विकसित देशों में ही ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन है और ज्यादा वनों की कटाई वहां पर ही होती है.
इसलिए वो ज्यादा उत्तरदायी हैं। दूसरा, विकासशील देश भी हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएंगे, लेकिन उनके लिए बाध्यता नहीं है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा बढ़ाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद आया हरित जलवायु कोष, ग्रीन क्लाइमेट फंड। कानकुन सम्मेलन के समझौते के तहत विकसित देशों ने ये वायदा किया है कि वर्ष 2020 तक वे $100 बिलियन हरित जलवायु कोष के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि उन विकसित देशों ने 1997 में पहली बार ये जिम्मेदारी ली कि उनके कारण हमारी पृथ्वी का पर्यावरण ज्यादा खराब हो रहा है, इसलिए उन्होंने ही ये फैसला किया कि वे ही $100 बिलियन हरित जलवायु कोष के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। ये एक तरह से उनके ऊपर पेनल्टी थी, क्योंकि उन्होंने वायुमंडल को काफी इस स्तर तक पहुंचाया था। इस कोष के प्रारूप का निर्माण एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका एक सदस्य विकसित देशों से तथा 25 सदस्य विकासशील देशों से होंगे। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमेटी व क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर तथा नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक तकनीकी तकनीकी का हस्तांतरण तथा विकास कार्य देखेगा। यानी कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हरित जलवायु कोष, जिसमें कि विकसित देश एक कोष को बनाएंगे और एक कमेटी बनाई गई जिसमें विकसित एवं विकासशील देश होंगे, और ये सब मिलकर वायुमंडल की या पर्यावरण की मॉनिटरिंग करेंगे। इस हरित जलवायु कोष का धन उष्णकटिबंधीय जंगलों के संरक्षण तथा नई स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को गरीब देशों को उपलब्ध कराने में व्यय होगा। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी माने ऐसी ऊर्जा जिसके अंदर ज्यादा वायुमंडल या पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी या जल विद्युत या फिर वायु ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी। इसमें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का हम एक रिव्यू कर लेते हैं कि कितने जल सम्मेलन कब और कहां हुए। 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्टॉकहोम में पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया, और उसके बाद पर्यावरण एक मुद्दा बन गया। जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें करीब 100 राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इन देशों के प्रतिनिधियों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्यवाही योजना एजेंडा 21 को स्वीकार किया। तो जून 1992 के रियो समिट में एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया, जिसको कि हम पिछले लेक्चर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। 29 नवंबर 2010 को मेक्सिको के कानन शहर में COP16 सम्मेलन आयोजित हुआ। उद्देश्य क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेने वाली दूसरी बाध्यकारी संधि करना था। 1 से 12 दिसंबर 2014 के मध्य पेरू के लीमा में COP20 का आयोजन किया। इसमें हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में इतनी कमी करने की बात की गई, जिससे वर्तमान विश्व का तापमान केवल 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़े। 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 के मध्य फ्रांस के पेरिस में COP21 का आयोजन हुआ। और अब हम आते हैं मॉन्ट्रियल संधि पर। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस संधि का विशेष महत्व है। यह संधि 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई थी। उस समय विश्व के 29 राष्ट्रों तथा यूरोपीय आर्थिक संघ द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था। बाद में अन्य राष्ट्रों ने भी इसे मान्यता दे दी थी। वस्तुतः यह संधि तब अस्तित्व में आई जब 1985 में एक वैश्विक पहल के अंतर्गत वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय ने यह पता लगाया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण एंटार्क्टिक ओजोन में छेद हो गया है। यानी अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन परत है वहां पर छेद हो गया है। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने यह भी समझाया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC 11, 12, 113, 114 तथा 115 एवं अनेक हेलोन गैसेस
1211, 1301 व 2402 के उत्पादन एवं उपयोग में वैश्विक स्तर पर कमी लाई जाए और इसके लिए कठोर उपाय किए जाए। मॉन्ट्रियल के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के मुख्यालय पर 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल संधि को अपनाए जाने की मान्यता दी गई और उसके बाद 1 जनवरी 1989 से यह संधि प्रभावी हुई। तो मॉन्ट्रियल संधि जो थी वो मुख्यतः हमारे वायुमंडल में या हमारे पर्यावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बढ़ने को लेकर चिंता जताई गई और इन गैसों को कम करने के लिए सभी देशों को बाध्य किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जियोपॉलिटिकल डिमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट या पर्यावरण की भू राजनीति, जिसकी कड़ी में आज हमने एक कड़ी और करी कि क्योटो प्रोटोकॉल और हरित जलवायु कोष क्या है और मॉन्ट्रियल संधि क्या है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे का पार्ट जियोपॉलिटिकल डिमेंशंस का हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।